हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग। तो आज हमारा जो जीएस का कंपोनेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी है क्या। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो इंडियन पॉलिटी है ये इसको मैं कह सकता हूँ इंडियन पॉलिटी को हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कौन बताता है, मुझे इंडियन पॉलिटी बताती है। तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है इंडियन पॉलिटी के अंदर उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब यहाँ ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से हम जो इंडियंस थे या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इन्फ्लुएंस हुए। या हम ये कह सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को यहाँ पे गवर्न किया डिफरेंट एक्ट लाके। तो उन्हीं एक्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अगर मैं बात करूं कि जो ब्रिटिशर्स थे ये कब आए इंडिया में, ये 1600 में आए और किस फॉर्म में आए थे, ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे। ठीक है, तो किस शेप में ये आए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शेप या फॉर्म में यहाँ आए। ये किस लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे एक बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझनी है कि इनको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे ट्रेडिंग के इंडिया में। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बाकी। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगा। देखिए जी, ब्रिटेन से पहले यहाँ और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई, जिसमें सबसे पहले पुर्तगीज़ यहाँ आए, डेनिज आए, डच आए, फ्रांस आया। तो उन लोगों को एक्सक्लूड किया गया, उन लोगों को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ट्रेडिंग राइट्स नहीं दिए गए। एक्सक्लूसिव का मतलब है बाकियों को एक्सक्लूड कर दिया गया इन ट्रेडिंग राइट्स से। और ये ट्रेडिंग राइट्स जो थे ये किसने दिए थे, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। वहाँ की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, इन्होंने एक चार्टर जो था वो प्रोवाइड किया या ग्रांट किया, जिसके बेसिस पे अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए। तो 1765 में क्या हुआ कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अभी तक प्योरली एक ट्रेडिंग बॉडी थी या सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस ये कर रही थी, यहाँ पे इन्होंने ऑब्टेन किया दीवानी। तो यहाँ पे इस वर्ड जो दीवानी है इसको समझना ज़रूरी है, इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझना ज़रूरी है। देखिए 1764 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम बैटल ऑफ बक्सर है। ठीक है, वहाँ पे जो इंडियंस थे, इंडियंस ने अलायंस बनाया कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, क्या रीज़न था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो हिंदुस्तान के उस वक्त जो रूलर्स थे उन्होंने अलायंस बनाया, जिसमें अपने मीर कासिम थे जो फॉर्मर नवाब थे बंगाल के, शाह आलम थे वो मुगल एम्परर थे, और शौजुद्दौला थे। ठीक, दूसरी तरफ से उस बैटल में जो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहा था उनका नाम मुनरो था। ठीक, तो लेकिन ये बैटल जो था अनफॉर्चुनेटली कौन जीत गया, ब्रिटिशर्स जीत गए, जिसके बेसिस पे यहाँ मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को दीवानी देनी पड़ी। अब दीवानी क्या है दीवानी? दीवानी है कि इन ब्रिटिशर्स को राइट्स दिए गए कि ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और सिविल जस्टिस कर सकते हैं 3 एरियाज में, 3 जगहों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में बनता है, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी जगह की दीवानी जो है ब्रिटिशर्स को दी गई थी 1765 में। तो जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये दीवानी एक्वायर की तो ब्रिटिशर्स का कैरियर स्टार्ट हुआ इंडिया में कैसे, एक टेरिटोरियल पावर की तरह। टेरिटोरियल पावर का मतलब इन्होंने कुछ एरियाज को पोजेस किया या कुछ एरियाज को एक्वायर किया। लेकिन 1858 में क्या हुआ, जब यहाँ सिपाही मुटनी हुई। सिपाही मुटनी क्या हुआ था, ये रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। ये रिवॉल्ट उन लोगों ने किया था जो इंडियंस थे, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी या मैं कह सकता हूँ ब्रिटिश आर्मी में वो काम कर सकते थे। तो उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, तो हम उन रीजंस पे भी बात करेंगे। तो सिपाही मुटनी, उन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया ब्रिटिश रूलर्स के या जो उनके ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट। तो उस वक्त यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सपोज हो गई।
एक्सपोज कैसे हो गई कि ब्रिटिश क्राउन को लगा कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अब जो है, क्योंकि उससे तो बाद में तो लास्ट में तो क्या किया गया, इस रिवोल्ट को सुप्रेस किया गया, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चला, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक्सपोज हो गई और ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस लायक नहीं है कि वो गवर्न कर पाए इंडिया को। तो यहाँ पे एक्ट लाया गया था 1858 में, जिसके बेसिस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था और क्राउन ने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया को गवर्न करने की। अब यहां से जो है डायरेक्टली कौन गवर्न करने लग गया 1858 के बाद इंडिया को, डायरेक्ट क्राउन जो था वो गवर्न करने लग गया इंडिया को। तो क्राउन का रूल कब तक रहा इंडिया में? ये क्राउन का रूल कंटिन्यू रहा 15 अगस्त 1947 तक, जब तक ना हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। ठीक, तो थोड़ा इसमें इसके बाद क्या हुआ उस बात पे नजर डालते हैं। जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो हमें ज़रूरत पड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशन की। अब यहाँ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ हुआ है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि एक कंट्री को गवर्न कैसे किया जाएगा, वहाँ के लोगों के राइट्स क्या होंगे, वहाँ की जो सिटीजनशिप क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, या कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, सिंपली अगर मैं आप लोगों को कहूँ कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंट्री को गवर्न किया जाएगा। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हमें नीड पड़ी तो हमने उसके लिए क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या की, बनाई इस पर्पस के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था, हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये प्रपोज की गई 19 या इसको बनाया गया 1946 में। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बोलूं, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसको काम दिया गया कि आपको हिंदुस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और ऑन जनवरी 26 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आया था। अब यहाँ पे चीज़ है, ये एक डेट डाली गई है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाने के लिए। तो इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न है। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अल्टीमेटम दिया था 1929 में ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने नहीं माना। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया था। पूर्ण स्वराज डे का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो उसी का इम्पैक्ट या उसी चीज़ को लिंक करने के लिए 26 जनवरी की डेट को चुना गया कि इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आएगा या इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन पॉलिटी के अंदर, जिनके रूट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ब्रिटिश रूल में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हमने कहाँ से, या वो फीचर्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, ब्रिटिश रूल में मिलते हैं, कि हम उन फीचर्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और हमने उन फीचर्स को कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। तो कुछ सर्टन इवेंट्स की बात करूंगा मैं जो ब्रिटिश रूल के अंदर हुए थे, जिन्होंने लेड ऑन किया था, मतलब किस चीज़ को, एक लीगल फ्रेमवर्क का लेड ऑन किया था, किस चीज़ के लिए, कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और क्या फंक्शनिंग रहेगी गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ठीक, तो ये जो इवेंट्स थे, इन इवेंट्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटी को। तो इन्हीं इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे दो मेजर हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो वो दो मेजर हेडिंग्स क्या है, इनको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे पहले कंपनी रूल रहा। अब कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये किसके बिहाफ पे रूल करती थी, ये ब्रिटिश के क्राउन के, ब्रिटेन के क्राउन के बिहाफ पे रूल करती थी। ठीक है, तो कंपनी का रूल कब से कब तक रहा, 1773 से 1858 तक कंपनी का रूल रहा।
उसके बाद हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1858 में एक्ट लाया गया जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया और उसके बाद क्रोन ने डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ली इंडिया को गवर्न करने की। तो क्रोन का रूल कब से कब तक रहा? 1858 से 1947 तक रहा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कंपनी का जब रूल रहा यहाँ पे, उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट से कौन कौन से एक्ट्स या चार्टर्स यहाँ लाए गए, और जब क्रोन रूल रहा तो उस वक्त कौन कौन से एक्ट्स और चार्टर्स के जरिए इंडिया को गवर्न किया गया। लेट्स सी। तो कंपनी रूल की बात करें, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो कंपनी का रूल है ये कब से कब तक रहा? 1773 से 1858 के बीच रहा। तो सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान में लाया, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इस एक्ट के अंदर कौन सी चीजें थी जिनके बेसिस पे इंडिया को गवर्न किया गया? तो ये एक्ट जो है, ये एक्ट कहता है कि इस एक्ट की बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थी। अब यहां क्वेश्चन फिर अराइज होता है, भाई क्यों इसकी इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थी? तो वो कुछ 3 रीजंस थे या 3 फैक्टर्स में कह सकता हूं जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इस जो एक्ट की बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस थी। तो पहला स्टेप जो क्या था, इस एक्ट के तहत पहला स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कि कंट्रोल किया जाए और रेगुलेट किया जाए किस चीज को? जो अफेयर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में। मतलब यहां से मुझे ये चीज जाहिर हो रही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो क्या करना चाहता था? वो कंट्रोल करना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अपने तौर तरीके से चलाना चाहता था। नेक्स्ट, इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के, उनको फर्स्ट टाइम क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया कि ये हमारी कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे और ये जो है ये नेक्स्ट जो अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होंगे। और थर्ड वन कि इस एक्ट के जरिए क्या किया गया? फाउंडेशन डाला गया। किस चीज का फाउंडेशन डाला गया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कहीं ना कहीं इस एक्ट के जरिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर का होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इस एक्ट के जरिए कौन से फीचर्स लाए गए और उन फीचर्स का क्या मकसद था इंडिया में लाने का। तो पहला फीचर जो है वो ये है कि सबसे पहले इस एक्ट के जरिए जो एक डेजिग्नेशन था, कौन सा डेजिग्नेशन? गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन जो था उसको चेंज कर दिया गया और नया डेजिग्नेशन लेके आए जो जिस डेजिग्नेशन का क्या नाम था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। देखिए यहां एक क्वेश्चन और अराइज होता है अब कि भाई ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल था तो वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीएससी के अंदर। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो यहां पे डेजिग्नेशन चेंज हुआ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो डेजिग्नेशन था इसको हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेशन लाया गया। और क्या क्रिएट किया गया इस एक्ट के जरिए? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई। क्या क्रिएट की गई? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे जो असिस्ट करते थे। किसको? जो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो फर्स्ट सच गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? यह भी बहुत बार पूछा गया कि बताइए जी पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा है? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स रहे। ठीक है, यह पहला फीचर था। दूसरे फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरे फीचर्स में कहा गया कि इस एक्ट ने क्या किया? जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, देखिए यहां प्रेसिडेंसीज की बात हुई है, तो जब यहां ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो यहां पे 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी? बंगाल हुआ करती थी एक,
दूसरी बॉम्बे हुआ करती थी और थर्ड वन मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अब इस डेजिग्नेशन से पहले या इस एक्ट के आने से पहले यहां पे हर प्रेसिडेंसी का अपना एक इंडिपेंडेंट गवर्नर हुआ करता था, लेकिन जब इस गवर्नर ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज हुआ और रख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस वक्त जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। कहां, किसके लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, इस एक्ट के पहले तीनों प्रेसिडेंसी जो थी ये इंडिपेंडेंट हुआ करती थी एक दूसरे से और तीनों गवर्नर्स को इक्वल पावर्स दी जाती थी, लेकिन इस एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुप्रीम बनाया गया। किनके रिगार्डिंग? गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के रिगार्डिंग। ठीक, तो थर्ड वन, अगर मैं अपने तीसरे इसकी बात करूं, फीचर की बात करूं, तो तीसरा फीचर क्या हमें कहता है? ये तीसरा फीचर कहता है कि इस एक्ट के जरिए कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट करने का मतलब आप बनाइए किस चीज को? सुप्रीम कोर्ट को बनाइए। कहां पे? कलकत्ता के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता के अंदर कब एस्टेब्लिश हुआ? 1774 में। और यह यहां पे एक क्वेश्चन फिर जो है अराइज होता है या एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1774। कहां हुआ था? कलकत्ता के अंदर। और यहां पे पूछा जा सकता है कि वहां पे स्ट्रेंथ कितना था जजेस का? तो वहां यहां उस वक्त एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और बाकी 3 जजेस हुआ करते। तो स्ट्रेंथ की बात करूं मैं तो 4 जजेस थे। ठीक है, या स्ट्रेंथ की बात करें तो 4 थी। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका फीचर है, ये फीचर हमें क्या कहता है कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया। प्रोहिबिट करने का मतलब होता है मना कर देना। किस चीज को मना किया? कि जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं, वो एंगेज नहीं हो सकते। कहां? किसी भी प्राइवेट ट्रेड के अंदर। मतलब वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इंडिया में अपने बेनिफिट्स के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, या वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते प्रेजेंट मतलब कोई गिफ्ट वगैरह या कोई ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ब्राइब मतलब रिश्वत वगैरह। किनसे? यहां के जो लोकल लोग थे जिनको नेटिव्स कहा जाता था। ठीक है, फिफ्थ वन जो हमारा फीचर है इस एक्ट का, वो क्या है कि इस एक्ट के जरिए मजबूत किया गया, स्ट्रेंथन किया गया किस चीज को? वो जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का किस पे? कंपनी पे। अब यहां फिर ये बात जाहिर हुई कि अब यहां पे क्या हो रहा था? इन एक्ट्स के जरिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हिंदुस्तान भेज रहा था, इन एक्ट्स का कहीं ना कहीं ये मकसद था कि कंट्रोल किया जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर। तो इस एक्ट ने मजबूत किया किस चीज को? उस कंट्रोल को मजबूत किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था किस पे? कंपनी पे। कैसे? यहां पे इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो कंपनी को गवर्न करती थी। यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के जरिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए। किसके बारे में? रेवेन्यू अफेयर्स के बारे में, सिविल अफेयर्स के बारे में और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में कि कैसे इन अफेयर्स को हैंडल किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्ट था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। देखिए जी, इस एक्ट का नाम ही है अमेंडिंग एक्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं जो पहला एक्ट था उसको अमेंड करने की बात हुई है इस एक्ट में। तो बोला कि रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई क्या होता है? चीजों को ठीक करने के लिए। किन चीजों को? वो जो डिफेक्ट्स पाए गए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, उन डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया एक अमेंडिंग एक्ट 1781। ये कब एक्ट आया? 1781, जिसको इस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो वो कौन सी चीजें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सही करना चाहता था या रेक्टिफाई करना चाहता था चीजों को, उन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला, इस एक्ट के जरिए कहा गया कि इसने एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट करना क्या होता है? कहीं से किसी चीज को निकाल देना। ठीक है, इसने एग्जेम्प्ट किया ये जो गवर्नर जनरल होता था और जो कौंसल होती थी उसकी, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पढ़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया और उसके लिए कौंसल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे जो उसको असिस्ट करते थे। ठीक है,
इस गवर्नर जनरल और इसकी कौंसिल को एग्जेम्प्ट किया गया, बाहर रखा गया, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी इस जुरिस्डिक्शन से, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना ही तो गवर्नर जनरल आएगा ना ही तो उसकी कौंसिल आएगी। मतलब ये यहां पे सुप्रीम कोर्ट को आंसरेबल नहीं थे अपने एक्ट्स के लिए, ठीक है, वो उन एक्ट्स के लिए जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करते थे। तो सिमिलरली क्या हुआ कि इस एक्ट ने वो जो सर्वेंट्स हुआ करते थे कंपनी के, उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा अब उनके ऑफिशियल एक्शंस के लिए। तो यहां पे ये चीज कर दी गई। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो इस फीचर में क्या कहा गया, इस फीचर में कहा गया कि यहां पे फिर एक्सक्लूड किया गया, बाहर निकाला गया जो रेवेन्यू मैटर्स हुआ करते थे, और वो मैटर्स जो अराइज होते थे कब, जब कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू, किसकी जुरिस्डिक्शन से इन मैटर्स को बाहर रखा गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से इन मैटर्स को बाहर रखा गया। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ के हमें क्या समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो लोग एडमिनिस्टर कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा जा रहा था। तो सिंपली यहां पे रेवेन्यू मैटर्स को भी बाहर रखा गया, और वो जो मैटर्स अराइज होते थे जब कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू को, इन मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। और थर्ड वन जो इसका फीचर है, या मैं इसका प्रोविजन कह सकता हूं, इस चीज ने क्या किया, या इस फीचर्स के अंदर क्या बोला गया कि इस एक्ट के जरिए प्रोवाइड किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन है उन सारे इनहेबिटेंट्स मतलब वो लोग जो कहां रह रहे, कलकत्ता में रह रहे हैं, वो सारे किसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। और कहा कि जरूरत है किस चीज की, कि जो कोर्ट है वो एडमिनिस्टर करे जो पर्सनल लॉ है डिफेंडेंट्स के। यहां समझिए ये पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स क्या होता है, मतलब अगर कोई हिंदू है, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसका ट्रायल लिया जाएगा किसके अकॉर्डिंग, हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग। अगर कोई मुस्लिम है उसको कोर्ट में उसका जो ट्रायल होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग होगा। इट्स सिंपल। तो नेक्स्ट जो फोर्थ प्रोविजन है, फोर्थ प्रोविजन क्या कह रहा है, या फोर्थ फीचर क्या कह रहा है इस अमेंडिंग एक्ट का, बोला कि इस एक्ट के जरिए ले डाउन किया गया किस चीज को, वो जो अपील्स थी प्रोविंशियल कोर्ट्स की, क्या कि उनको कहा, देखिए इट लेड डाउन, यहां पे ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा कि जो अपील्स, मान लीजिए आप प्रोविंशियल कोर्ट गए और आपको वहां जस्टिस नहीं मिला, आप कहां चले गए, प्रोविंशियल कोर्ट गए और आपके अकॉर्डिंग आपका सही फैसला नहीं हुआ, तो कहा गया ऐसे केसेस में वो जो अपील होगी प्रोविंशियल कोर्ट्स की, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा अपील के लिए, वो कहां जाएगा, वो कहां अपील करेगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अपील करेगा। मतलब यहां पे फिर जो है किस चीज को जो है पावर, किस चीज को ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा था, उसी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावरफुल बनाया जा रहा था। आज के टाइम में अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आपका जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट में अगर आपको लगता है कि यहां पे जो है लोअर कोर्ट में हमें जो इंसाफ चाहिए था वो नहीं मिला, तो आप लोअर कोर्ट से कहां जाएंगे, हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में आपको लगेगा इसने भी अगर इंसाफ नहीं किया, कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना, ये एपेक्स कोर्ट होता है या हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे लेकिन कहा गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो अपील नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में, उसको अपील कहां करनी है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। ठीक, और लास्ट फीचर जो था इस एक्ट का वो क्या था, इस एक्ट ने एम्पावर किया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। यहां पे फिर से किसको पावर दी गई, इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दी गई कि वो फ्रेम कर सकते हैं उन रेगुलेशंस को, किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए। रेगुलेशन को कौन फ्रेम करेगा, यहां पे फिर से गवर्नर जनरल काउंसिल ऐसे रेगुलेशन बनाएगा जिससे प्रोविंशियल कोर्ट्स को रेगुलेट किया जाएगा और काउंसिल्स को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स जो नाम है ये वो इस एक्ट के साथ क्यों यूज हुआ है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स जब ये एक्ट आया उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे कहां, अपने ब्रिटेन में, उनका नाम विलियम पिट था, उनका नाम
विलियम पिट था, ठीक है, उनके नाम पे इस एक्ट को लाया गया। तो माना जाता है कि ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है किसके, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है, जिसको पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के नाम से जाना जाता है। तो फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर जो है इस एक्ट का क्या बोलता है कि इस एक्ट के जरिए सब क्या किया गया था, डिस्टिंग्विश्ड किया गया था, मतलब अलग किया गया था जो कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के। कहा गया कि ये कमर्शियल फंक्शंस रहेंगे किसके, अपने इसके कंपनी के, और ये पॉलिटिकल फंक्शंस, दोनों फंक्शंस को अलग कर दिया गया। और यहाँ पे मजेदार चीज है, उसको समझिएगा आप, इस एक्ट ने अलो किया, यहाँ जो गवर्निंग बॉडी थी पेप, जो हमने पहले एक्ट में पढ़ा जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, उसको कहा कि भाई तुम मैनेज करो सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को, और एक नई बॉडी इस एक्ट के तहत बनाई गई जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया भाई आप मैनेज कीजिए पॉलिटिकल, किनको, पॉलिटिकल अफेयर्स को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक सिस्टम बना जिसको हम सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर में कहा गया इस एक्ट के जरिए कि इस एक्ट ने यहां पे जो एक नई बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया कि भाई आप सुपरवाइज कीजिए और डायरेक्ट कीजिए सारे ऑपरेशंस जो किसके रिलेटेड है, सिविल गवर्नमेंट के रिलेटेड है, और जो मिलिट्री गवर्नमेंट के रिलेटेड है या रेवेन्यूज के रिलेटेड है। जो जितना भी ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में, वहां पे जो सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट है या रेवेन्यूज हैं, उन सबको रेवेन्यू अफेयर्स हैं, उन सबको आप सुपरवाइज कीजिए और उन सबको डायरेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है ये सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट है दो रीजंस के लिए। किन दो रीजंस के लिए ये एक्ट जो है ये सिग्निफिकेंट है या इंपॉर्टेंट है? पहला रीजन क्या है कि जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, मतलब वो टेरिटरीज इंडिया की जिनको एक्वायर किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहली बार उनको कहा गया कि ये ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया की, कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन नहीं है, ये ब्रिटेन गवर्नमेंट की पोजीशन है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन है, या जो दूसरा रीजन जिसके बेसिस पे इस एक्ट को इंपॉर्टेंट कहा गया है, वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स पे, और वो कैसे एडमिनिस्टर करेगी इंडिया के अंदर, दोनों चीजों पे कंट्रोल किसका रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहा। तो नेक्स्ट एक्ट की बात करें तो नेक्स्ट एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ 1786। अब ये 1786 में क्या, इस एक्ट से क्या चीजें जो है वो लाई गई, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। बोला कि 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको उस वक्त अपॉइंट किया गया कि ये गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको वो किसको अपॉइंट किया गया 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 1786 में किसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया, तो वो अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लेकिन इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो डिमांड्स रखी कि भाई तुम अगर मेरी ये दो डिमांड्स पूरी करोगे तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा इस पोस्ट को। पहली डिमांड क्या थी कि मुझे क्या चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के मुताबिक उसको क्या चाहिए कि उसको पावर दी जाए कि वो ओवरराइड कर सके डिसीजन अपनी कौंसल का। अब यहाँ पे फिर किस चीज की बात हो रही है, कौंसल की, जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे। कहा कि मैं ओवरराइड कर पाऊं, वो जो डिसीजन ले रही है मेरी कौंसल, मुझे इतनी पावर दो कि मैं उनके डिसीजन को ओवरराइड कर पाऊं, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में, कि मेरा मन अगर उन केसेस में करता है तो मैं उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं उन कौंसल के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरा जो उन्होंने यहां पे डिमांड रखी वो क्या थी कि ये खुद ही कमांडर इन चीफ भी रहेंगे इंडिया के अंदर। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जो ये एक्ट था 1786 इसको एनेक्ट किया गया और दोनों प्रोविजंस माने गए, या दोनों डिमांड्स जो थी वो इनकी एक्सेप्ट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ टाइम हो बस। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी, तो कल से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।